नमस्कार सभी राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पिछला घाटा और हायर पेंशन के भुगतान पर दोस्तों पेंशनर्स को सता रही है चिंता। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पिछला घाटा क्या है और हायर पेंशन के भुगतान पर आखिर क्या होने वाला है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर है। कर्नाटक फैसले पर अब दोस्तों क्या करने जा रहा है ईपीएफओ। जी हां दोस्तों, जो पेंशन को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया था उस पर दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब क्या करने जा रहा है, इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों इस राज्य में दोस्तों कर्मचारियों को दिया बड़ा गिफ्ट, इस महीने खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी के साथ डीए। तो दोस्तों आखिरकार एक और राज्य में डीए और सैलरी बढ़ चुकी है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों 54% महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को गिफ्ट, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी आया अहम अपडेट। तो आखिरकार 54% महंगाई भत्ते को लेकर क्या गिफ्ट है और 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए जो बड़ी खबर है इसके बारे में जानेंगे, जिसमें दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी, ओपीएस की बहाली और एरियर को लेकर, साथ ही साथ पेंशन आपके खाते में कब जमा होगी, इन तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आखिरकार लोकसभा चुनाव के बीच आप सभी के पेंशन से जुड़ी क्या बड़ी खबरें आ रही है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनावों के बीच पेंशन की मांगे निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 प्लस है। डीए की मांग ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रही है। वहीं सरकारी कर्मचारी या पर राज्य कर्मचारी जो भी कर्मचारी हैं वो ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। वही दोस्तों कर्मचारी हो गए या फिर पेंशन धारक हो गए बकाया डीए एरियर के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही दोस्तों पेंशन उनके खाते में कब जमा होगी इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव समाप्ति तक इसके बारे में कोई भी बड़ा अपडेट नहीं है, इसके बारे में कोई खुशखबरी नहीं है। लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद ही पेंशन की तमाम मांगों पर एक बार फिर से ध्यान दिया जाएगा। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पिछला घाटा और हायर पेंशन के भुगतान पर पेंशन धारकों को चिंता सता रही है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो वित्तीय वर्ष 17-18 और वित्तीय वर्ष दोस्तों 18-19 की बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दोस्तों ईपीएस में 37,326.94 करोड़ रुपए का घाटा था। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा इस वक्त काफी गरमाया हुआ है। पूर्व कर्मचारी और अधिकारी हो या वर्तमान में सेवा दे रहे कर्मचारी हो, हर कोई उच्च पेंशन को लेकर चिंतित है। ईपीएफओ पहले से ही स्पष्ट कर चुका है कि आचार संहिता के बाद ही दोबारा तेजी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर कई चिंता का विषय व्यक्त की जा रही है। पेंशनर्स का कहना है कि ईपीएस में अनुमानित घाटा और उच्च पेंशन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो दोस्तों यहाँ पर उतार चढ़ाव के बावजूद ईपीएफओ और ईपीएस को लेकर कई परेशानियां नहीं हुई है, क्योंकि इसकी स्थापना के बाद इसकी प्रपत्तियां घाटे में आधारित है। सदस्यों के योगदान गिरावट, योजना के तहत पेंशन भोगियों की बढ़ती संख्या का कारण अनुमानित घाटा भी है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन का आखिर मामला क्या है, तो दोस्तों पेंशन मामलों के जानकार कल्याण कुमार सिन्हा बताती हैं कि 1995 में ईपीएस योजना की शुरुआत की गई थी। ईपीएफओ ये योजना चलाता है जिनके प्रतिष्ठानों में 20 या फिर अधिक कर्मचारी है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के मूल वेतन का 12% जो कि दोस्तों 15,000 प्रति माह के आधार पर ईपीएफ में भुगतान अनिवार्य है। नियोक्ता के 12% हिस्से का 8.33% ईपीएस में निवेश के लिए उपयोग किया जाता है। केंद्र भी मासिक वेतन का 1.16% योगदान देती है। ईपीएस का सदस्य 10 साल की सेवा के बाद 58 साल या फिर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन योग्य हो जाता है। पेंशन की जाने वाली पेंशन सेवा की अवधि और पेंशन योग्य वेतन के फॉर्मूले पर आधारित है, लेकिन सभी पात्र सदस्यों को न्यूनतम 1,000 रुपए की मासिक पेंशन की गारंटी है। वित्तीय वर्ष 2013 के अंत तक ईपीएस 95 के तहत दोस्तों 7.5 मिलियन पेंशन भोगी थे, और इससे उस वित्तीय वर्ष में दोस्तों पेंशन और निकासी लाभ सहित 21,000 दोस्तों 796.85 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। लेकिन एक बार फिर से आप सभी के लिए यहाँ
यहाँ पर ईपीएस कॉर्पस जो है वो घाटे में चल रहा है और दोस्तों यहाँ पर हायर पेंशन को लेकर सरकार कोई भी जवाब देती हुई नहीं नजर आ रही है। इसमें पेंशन धारकों में दोस्तों चिंता इस विषय को लेकर हाल फिलहाल में बनी हुई है। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का जो बड़ा फैसला आया था उस पर अब क्या एक्शन लाने जा रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसको लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी गई है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी है। इसके बाद ज्वाइंट फॉर्म ऑप्शन भरने की प्रक्रिया पूरी की गई, पैसा जमा करवाया गया, लेकिन अब तक पेंशन चालू नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने ईपीएफओ में हड़कंप मचा हुआ है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज की गारंटी आदि को लेकर टिप्पणी की गई है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी किए निर्णय को महत्व दे रहा है। यह निर्णय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना 1952 के अनुच्छेद 83 और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अनुच्छेद 43 में उल्लेखित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ असंगत माना गया है। ईपीएफओ इस निर्णय के अनुसरण की कार्रवाई ज्ञापन करने के तरीके सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर रहा है। भारत के वर्तमान में 21 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते हैं। ये समझौते उन देशों के कर्मचारियों के लिए पारस्परिक आधार पर निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करते हैं। इन समझौतों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के दौरान कर्मचारियों को निपात सामाजिक सुरक्षा कवरेज देना है। ये समझौते भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को बढ़ावा देने हैं और जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों, एक और राज्य से आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उस राज्य के कर्मचारियों को एक बार फिर से मिला गिफ्ट। यहाँ पर डीए के अंदर बढ़ोतरी होने के कारण दोस्तों सैलरी और यहाँ पर जो है पेंशन आपको बढ़कर मिलेगी, जिसमें डीए के अंदर दोस्तों 4% की बढ़ोतरी आप सभी के लिए कर दी जा चुकी है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों 54% महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को गिफ्ट मिला है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी आप सभी के लिए अहम अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना है। जुलाई से पहले महंगाई भत्ते की दर 54% तक पहुंच जाएगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% की दर से डीए मिल रहा है और नियम यह कहता है कि 50% का दर के ऊपर जाने पर सरकार 8वें वेतन आयोग पर गंभीरता से विचार करेगी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिलहाल 50% है। 1 जुलाई से इसमें 4% की बढ़ोतरी होगी। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस माह में कुछ अंकों का अंतर रहता है, लेकिन अगर जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का चार्ट देखें तो उसके आधार पर डीए का मानना है कि डीए में कम से कम 4% की बढ़ोतरी होनी है। नेशनल काउंसिलिंग सीजे के स्टाफ साइड के मेंबर श्री कुमार ने व्यक्त किया विचार। इस मौके पर उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी को लेकर एक अहम बयान भी दे दिया है। साथ ही दोस्तों, भारत पेंशनर समाज यानी कि बीएसपी ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी की मांग की। इस पृष्ठभूमि में 7वें वेतन आयोग के आधार पर दोस्तों वेतन और भत्तों में शोध की मंजूरी। इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट में 8वें वेतन आयोग पर समिति में कोई विचार नहीं किया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और साथ ही दोस्तों, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन यानी कि IRTSS की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें वेतन आयोग की समिति गठित करने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने पूर्व वेतन आयोग की सिफारिशों का भी प्रमाण पत्र दिया गया। और साथ ही दोस्तों, इसी बीच कर्मचारी पक्ष के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग की कमेटी की मांग की जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी पक्ष के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री कुमार ने कहा था। श्री कुमार का बड़ा बयान लोकसभा चुनाव के बाद दोस्तों 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर निकलकर सामने आ चुका है।